Assalamu alaikum. Welcome to Science with Rumesa. In this video we will study about cellular respiration. हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सेलुलर रिस्पिरेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन मतलब कि एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या होती है। एनारोबिक रिस्पिरेशन में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होती है। मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन में हम ये देखेंगे कि एरोबिक रिस्पिरेशन जो है वो 3 मेन स्टेप्स में होती है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम तफसील से देखते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेलुलर रिस्पिरेशन। अब सेलुलर रिस्पिरेशन होता क्या है। सेलुलर रिस्पिरेशन वो अमल है जिसमें सेल्स ग़िज़ाई मादा ख़ासतौर पर ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर तवानाई में तब्दील कर देते मतलब कि एनर्जी में चेंज करते हैं, और ये एनर्जी एटीपी की सूरत में बनती है जो सेल्स की तमाम सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होती है। ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ फूड। जानदार खुराक के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर एनर्जी हासिल करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड सेल्स। इस अमल को सेल्स के अंदर खुराक की ऑक्सीडेशन कहा जाता है। द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज़ नोन एज सेलुलर रिस्पिरेशन। तवानाई के अखराज के लिए खुराक का ऑक्सीडेशन सेलुलर रिस्पिरेशन कहलाता है। द मोस्ट कॉमन फूड यूज्ड बाय सेल्स फॉर एनर्जी इज ग्लूकोज। एनर्जी के लिए सेल्स की तरफ से इस्तेमाल होने वाली सबसे आम खुराक ग्लूकोज है। टाइप्स ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन की इकसाम। देर आर 2 मेन टाइप्स। सेलुलर रिस्पिरेशन की 2 अहम इकसाम है, एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन अकर्स विद ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पिरेशन जो होती है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है और ऑक्सीजन के साथ होती है। एनारोबिक रिस्पिरेशन अकर्स विदाउट ऑक्सीजन, जबकि जो एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है वो ऑक्सीजन के बगैर होती है। एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन में जस्ट यही फ़र्क है कि एरोबिक जो होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, जबकि एनारोबिक जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। इट इज़ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद मैक्सिमम एनर्जी रिलीज। ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ऑक्सीडेशन के साथ ग्लूकोज का मुकम्मल ऑक्सीडेशन है, मतलब कि ये मुकम्मल जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं वो ग्लूकोज की मुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है। अब इसके भी 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है कि ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है वो पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में टूटता है। उसके बाद जो पायरोविक एसिड है वो मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइज होता है, उसके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं और एनर्जी रिलीज हो जाती है। एनारोबिक रिस्पिरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है। ग्लूकोज इज इन कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज रिलीजिंग लेस एनर्जी। ग्लूकोज नामुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज होता है और कम तवानाई खर्च करता है। एरोबिक में हमने देखा कि ग्लूकोज की मुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है और रिलीज होती है एनर्जी। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन नामुकम्मल होती है और जब उसकी ऑक्सीडेशन ही नामुकम्मल होगी तो एनर्जी भी कम रिलीज़ होगी। इसके भी 2 स्टेप्स हैं। ग्लूकोज होता है वो पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में टूटता है, जैसे कि वो एरोबिक रिस्पिरेशन में होता है ना फर्स्ट स्टेप में, कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में टूटता है। पायरोविक एसिड इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 वेज। उसमें हमने देखा था कि पायरोविक एसिड के आगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में तोड़ देना। इसमें क्या होता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन में जो पायरोविक एसिड होता है वो 2 वेज में कन्वर्ट होता है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अकर्स इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बैक्टीरिया और यीस्ट वगैरह में होता है और इसकी इक्वेशन जो है इसमें आप देख सकते हैं कि पायरोविक एसिड जो है वो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर्स इन स्केलेटल मसल्स ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। हमने पढ़ा कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो बैक्टीरिया या यीस्ट वगैरह में होता है,
पायरोविक एसिड को इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह में कन्वर्ट किया जाता है, जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है ये जानदारों के या फिर इंसानों के स्केलेटल मसल्स में होता है। स्केलेटल मसल्स हमने पढ़ा था कि जो मूवमेंट कर सकते हैं, स्केलेटन वगैरह, इसमें वकूफ़ पज़ीर होता है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरोविक एसिड का जो मॉलिक्यूल होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बना देता है। इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन की अहमियत क्या है? इन द अर्ली अर्थ, इब्तदाई ज़मीन में देयर वाज नो फ्री ऑक्सीजन, सो अर्ली ऑर्गेनिजम्स यूज्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी। वो कहते हैं कि जब इब्तदाई ज़मीन में कोई मुफ्त ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, तो जो शुरू वाले जानदार होते थे वो तवानाई के लिए यानी एनर्जी के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन का इस्तेमाल करते थे। इवन टुडे, आज भी सम बैक्टीरिया एंड फंजाई स्टिल रिस्पायर एनारोबिकली एंड आर कॉल्ड एनारोब्स। आज भी कुछ बैक्टीरिया और फंगस वगैरह अभी भी एनारोबिकली सांस लेते हैं और इन्हें एनारोब्स कहते हैं। अगर आपको एनारोब्स की डेफिनेशन आ जाती है तो उसमें आप ये लिखेंगे कि कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई जो हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हें एनारोब्स कहा जाता है। ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज, सख्त वर्जिश के दौरान, व्हेन ऑक्सीजन इज़ लो, जब हम वर्जिश कर रहे होते हैं तो हमारा सांस फूल रहा होता है। तो हमारा सांस क्यों फूल रहा होता है? क्योंकि हमें ऑक्सीजन, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिमूव हो रही होती है, अंदर से जो रिमूवल होता है एनर्जी का वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो बाहर से ऑक्सीजन हमने लेनी होती है वो कम हो जाता है। मतलब कि इनहेलेशन प्रोसेस जो होता है वो कम हो जाता है और एक्सहेलेशन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ह्यूमन स्केलेटल मसल्स स्विच टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो जो इंसानों का स्केलेटल मसल्स हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन लेने में तब्दील हो जाते हैं। यूजेस ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के इस्तेमाल। बैक्टीरिया यूज्ड इन मेकिंग चीज़ एंड योगर्ट, बैक्टीरिया को पनीर और दही वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यीस्ट यूज्ड इन ब्रीइंग, बेकिंग एंड प्रोड्यूसिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स, शराब बनाने, बेकिंग और अल्कोहल के मशरूबात बनाने में इस्तेमाल होता है। फंजाई यूज्ड टू मेक सोया सॉस, और फंजाई को सोया सॉस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन लेने का तरीकाकार क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन 3 मेन स्टेप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन 3 अहम मराहल में होता है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन 3 स्टेप्स में एरोबिक रेस्पिरेशन अकर होती है। ग्लाइकोलाइसिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलाइसिस सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला मरहला है। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। ये साइटोप्लाज्म में होता है और इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। इन ग्लाइकोलाइसिस 1 molecule of glucose, 6 carbon, 2 molecules of pyruvic acid, 3 carbon, 2 ATP are used, 4 ATP are produced, net gain 2 ATP, 2 NADH are produced। ग्लाइकोलाइसिस में ये होता है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल में टूट जाता है। जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरोविक एसिड में टूटता है तो 2 ATP इस्तेमाल होते हैं। पायरोविक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो 2 पायरोवेट में जब कन्वर्ट होता है तो उस दौरान 4 ATP पैदा होते हैं। 4 ATP पैदा होने के साथ साथ जब 2 पायरोविक एसिड बन रहे होते हैं तब उस दौरान 2 NADH भी बनते हैं और 2 ATP भी बनते हैं। इन आप 4 स्टेप्स को देख सकते हैं कि ग्लूकोज से जब फर्स्ट पायरोवेट में आया, फर्स्ट स्टेप में आया तो तब 2 ATP यूज़ हुए। उसके बाद सेकंड के बाद थर्ड में आया तो इन दौरान जो है ATP के मॉलिक्यूल बन भी रहे हैं और साथ में NADH के मॉलिक्यूल भी पैदा हो रहे हैं। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियाज मैट्रिक्स आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। अगर ऑक्सीजन मौजूद हो तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होता है। पायरोविक एसिड कन्वर्ट्स इनटू एसिटाइल कोएंजाइम
पायरुविक एसिड जो होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसमें तब्दील किया जाता है, इसमें मुंतकिल किया जाता है, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड NADH फर्स्ट। जब पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट किया जाता है तो इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और NADH रिलीज होते हैं, खारिज होते हैं। उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम enters the cycle and is completely broken down into कार्बन डाइऑक्साइड। जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो फिर मुकम्मल तौर पर टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस ATP, NADH एंड FADH2। कहते हैं कि जब ये प्रोसेस होता है तो उस दौरान ATP, NADH और FADH2 बनते हैं, विच आर एनर्जी कैरियर्स फॉर द सेल, जो कि सेल्स के लिए तवानाई के कैरियर हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर्स इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदरूनी मेम्ब्रेन में होता है। NADH एंड FADH2 रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आयंस। जो NADH हैं, FADH2 हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन्स को रिलीज़ करते हैं, खारिज करते हैं। उनको खारिज करने के बाद जब उनके अंदर से हाइड्रोजन ही खारिज हो गए तो फिर पीछे NAD और FAD बचना है। तो ये हाइड्रोजन आयन खारिज करने के बाद NAD+ और FAD में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसमें चेंज हो जाते हैं, उसमें तब्दील हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिलीजिंग एनर्जी टू फॉर्म ATP। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यानी जो हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे कन्वर्ट किए हाइड्रोजन आयंस जब रिलीज़ होंगे तो उसमें एनर्जी भी तो रिलीज़ होगी ना। तो जो उन्होंने एनर्जी रिलीज़ की वो ATP की सूरत में स्टोर कर ली जाएगी। फाइनली इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो जो वो एनर्जी रिलीज़ होगी ATP की सूरत में वो स्टोर हो जाएगी, तो उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा। जब उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना देगा, तो पानी के मॉलिक्यूल हासिल हो जाते हैं। यूज़ ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी इन द बॉडी। वो कहते हैं कि जो ATP हमने स्टोर कर ली, जो एनर्जी हमने हासिल कर ली, अब उनको इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है। द ATP प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड फॉर मेनली मैनी वाइटल एक्टिविटीज़। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान पैदा होने वाला ATP बहुत सी अहम सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 1, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट, पट्ठों का सिकुड़ना और हरकत में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस मेम्ब्रेन्स में मादों की फ़ाल नकलो हमल यानी एक्टिव जो है ट्रांसपोर्टेशन उसमें। सेंसेस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स की तरकीब के लिए, बायोमोलिक्यूल्स को बनाने के लिए बायोमोलिक्यूल्स जैसा कि प्रोटीन्स और एंजाइम्स वगैरह हैं। रेप्लिकेशन ऑफ DNA एंड माइटोसिस, DNA और माइटोसिस की रेप्लिकेशन में। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस की तरसील में। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए। ब्रेक डाउन एंड रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम बॉडी, जिस्म से जहरीले मादों के टूटने और इखराज करने के लिए यानी खारिज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो ATP हम स्टोर करते हैं इन सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद 9th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।